हेलो दोस्तों, स्टडी विद अनु में मैं आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो चलिए कर लेते हैं आज का अपना प्रैक्टिस सेट। तो जैसे कि आपको पता है ये आपकी जीएस की क्लास है और इसमें हम 3 जो है पेपर सॉल्व करते हैं। तो हम इस समय राजस्थान लोक सेवा आयोग का पेपर सॉल्व कर रहे हैं और एंटीग्रेड, टीजीटी, पीजीटी और अपने जीआईसी के लिए, ठीक है। और अब अगर आप किसी और उसकी प्रिपरेशन भी कर रहे हो तो आपके लिए यूज़फुल है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चंस तो आते ही हैं और हम वही क्वेश्चन लगा रहे हैं जो हमारे जीएस में आते हैं। जो इधर उधर के क्वेश्चन हैं वो मैं सारे हटा देती हूँ और जिसका डिस्क्रिप्शन पढ़ना होता है उनका ही पढ़ती हूँ, बाकी सब का नहीं पढ़ती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक क्लास में आपको 3 पेपर मिलते हैं जीएस के, तो तीनों पेपर ज़रूर लगाइए। तो फटाफट से लगा लेते हैं। अगर पेपर पे क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं तो वीडियो आपका लंबा होता है और अगर क्वेश्चन कम होते हैं तो वीडियो आपका छोटा होता है, ठीक है, जैसा कि आप पिछली क्लासेस देख पा रहे होंगे। तो अब लगभग हमारा ये फिनिश होने वाली है। ये पूरी की पूरी जो मैं करा रही थी सीरीज़, ये आपकी अब फिनिश होने वाली है। कुछ ही क्लासेस बची हैं, शायद 2-3, हाँ, तो ख़त्म हो जाएगा। तो उसके बाद हम दूसरा अपना नेक्स्ट शुरू कर देंगे। तो परेशान मत होइएगा, प्रैक्टिस चलती रहेगी जब तक कि एल्टीग्रेड और जीआईसी का एग्ज़ाम नहीं हो जाता है। और भी एग्ज़ाम्स आने वाले हैं, तो देखिए न्यूज़ आ रही है, टेट आने वाला है, तो टेट की प्रिपरेशन भी आप मेरे साथ कर सकते हैं। और इसके अलावा टीजीटी, पीजीटी के भी चांसेस हैं कि अभी है ना नए जो अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं उनकी तरफ से आएगा, हो सकता है सुपर टेट भी हो जाए। तो कयास लगाए हुए हैं हम सब, और अगर हो जाता है पेपर्स तो तैयारी चलती रहेगी, तो आप मेरे साथ तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल यानी स्टडी विद अनु में नए हैं तो स्टडी विद अनु को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को कर लीजिए प्रेस, ताकि मेरे द्वारा जितना भी कंटेंट प्रोवाइड करा जाता है वो सारा आपको इजीली मिल सके, ठीक है। तो स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ गुप्त काल में रचा गया? तो गुप्त काल में जो ग्रंथ रचा गया है वो है अमरकोश। अमरकोश गुप्त काल की रचना है जिसके लेखक अमर सिंह थे, जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नवरत्नों में शामिल थे। संस्कृत में लिखी गई ये रचना गुप्तकालीन आर्थिक जीवन पर प्रकाश डालती है। शेष रचनाएं गुप्त काल की नहीं है। बृहत कथा कोश के लेखक गुणाढ्य है और ये रचना मौर्योत्तर काल की है। इसी तरह काव्य मीमांसा के रचनाकार राजशेखर है और यह गुप्तोत्तर कालीन रचना है। राजशेखर प्रतिहार शासकों महेंद्रपाल तथा उसके पुत्र महिपाल के दरबारी कवि एवं नाटककार थे। भास के द्वारा रचित स्वप्न वासवदत्ता मौर्योत्तर काल की रचना है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत का कालखंड जिसमें मंडल, कूपों, घेरदार कुआं का सबसे पहले उल्लेख मिलता है, तो ये है आपका मौर्यकाल। तो मंडल कूपों का सर्वप्रथम उल्लेख मौर्यकाल में मिलता है और पक्की ईंटों से निर्मित मंडल कूप यानी कि रिंग वेल्स मौर्यकालीन आर्थिक जीवन की प्रमुख विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा महाविहार के संबंध में अधोलिखित कथनों पर विचार करिए। तो हेन स्वाइंग के अनुसार कुमारगुप्त प्रथम द्वारा महाविहार की स्थापना की गई थी, तो भैया ये बात बिल्कुल सही है। दूसरी कही गई है कि माना जाता है कि महाविहार बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट कर दिया गया था, तो ये भी सही है। तो चीनी यात्री हेनसोंग लिखता है कि नालंदा महाविहार का संस्थापक शक्रादित्य है और इसकी पहचान गुप्त वंशी शासक कुमारगुप्त से की जाती है। नालंदा महाविहार यद्यपि महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र था, तथापि अनेक विषयों की शिक्षा यहाँ दी जाती थी। चीनी यात्री हेनसोंग ने यहाँ 18 महीने रहकर अध्ययन किया था। 12वीं शती में मुस्लिम आक्रांता बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को ध्वस्त कर दिया। नेक्स्ट है, शैलेंद्र वंश के किस राजा को श्रेय प्राप्त है कि उसने कालसन मंदिर का निर्माण कराया है? तो कालसन मंदिर का जो निर्माण कराया है वो बौद्ध मतानुयायी शैलेंद्र वंशी शासक तेजपूर्ण नयन पनंगकरण द्वारा 1778 ईस्वी में निर्मित कराया गया था। ये बौद्ध मंदिर इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर स्थित है और तारा देवी को समर्पित है। नेक्स्ट है, 1857 के विप्लव के दौरान निम्न विद्रोह स्थलों को विद्रोह फैलने के अनुसार कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित कीजिए। तो ये है आपका मेरठ, उसके बाद बरेली में हुआ, फिर झांसी में, फिर कोटा में। तो 1857 के विप्लव का आरंभ 10 मई 1857 का मेरठ के सैनिकों के विद्रोह से शुरू हुआ था। देखते देखते इस विद्रोह का प्रसार भारत के बड़े क्षेत्र में हो गया तथा ब्रिटिश राज की नींव हिल गई। 11 से 30 मई के बीच दिल्ली समेत बरेली, मुरादाबाद, शाहजहांपुर और बुलंदशहर जैसे उत्तर प्रदेश के कई शहरों में फैल गई। 4 जून 1857 को ही झांसी में भी विद्रोह की शुरुआत हुई और रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से युद्ध में झांसी का नेतृत्व करते हुए वीर गति को प्राप्त किया। इसी तरह कोटा राजस्थान में अक्टूबर 1857 में भारतीय सेना टुकड़ी ने विद्रोह कर अंग्रेज एजेंट मेजर बर्टन की हत्या कर विद्रोह की आवाज बुलंद कर दी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन के दौरान रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना कब हुई है? तो ये हुई है 1847 में।
ठीक है। तो रुड़की में तकनीकी महाविद्यालय की स्थापना 1847 में डलहौजी के द्वारा की गई और ये महाविद्यालय भारत का प्रथम इंजीनियरिंग कॉलेज है। 1949 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया और 21 सितंबर 2001 को इसका नाम IIT रुड़की कर दिया गया। नेक्स्ट है, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य कौन थे? तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक सदस्य थे, यहाँ पे HRA की बात हो रही है ना, तो ये है राम प्रसाद बिस्मिल और अक्टूबर 1924 में सचिंद्र सान्याल, हाँ, और राम प्रसाद बिस्मिल और चंद्रशेखर आजाद ने कानपुर में एक क्रांतिकारी संस्था हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना करी और इस संगठन ने हिंसक कार्यवाही, राजनीतिक डकैती आदि का सहारा लिया। इसने काकोरी कांड को अंजाम दिया गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कथन राजा राममोहन राय के विषय में सत्य नहीं है? तो राजा राममोहन राय ने द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस शीर्षक से एक पुस्तक प्रकाशित की, बिल्कुल करी। उन्होंने इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना करी है? तो नहीं, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना उन्होंने नहीं करी थी। उन्होंने अपनी सभा की स्थापना की थी। उन्होंने फारसी में तुफात उल मुहावदीनी नाम से एक पुस्तक प्रकाशित की थी। तो राजा राममोहन राय को आधुनिक भारत का पिता और भारतीय आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। उन्होंने 1809 में फारसी भाषा में तुफात उल मुहावदीनी नामक पुस्तक का प्रकाशन किया। उन्होंने 1815 में हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी मत के प्रचार के लिए आपनी सभा का गठन किया और इसी तरह 1820 में राजा राममोहन राय की पुस्तक द प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, द गाइड टू पीस एंड हैप्पीनेस का प्रकाशन हुआ। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन में केशव चंद्र सेन का संबंध है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत में इंग्लैंड के प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की सिफारिश की गई थी, यानी टीचर्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की? तो ये की गई थी वुड के डिस्पैच से। तो 1854 के शिक्षा संबंधी चार्ल्स वुड डिस्पैच की सिफारिशों में कहा गया था कि इंग्लैंड में प्रचलित नमूने पर अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना का प्रावधान किया गया है। चार्ल्स वुड डिस्पैच की प्रमुख सिफारिशों का उद्देश्य पाश्चात्य शिक्षा स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलर हाई स्कूल का निर्माण, निजी प्रयत्नों से दी जाने वाली शिक्षा को अनुदान की व्यवस्था, लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर कलकत्ता, मद्रास और बंबई में विश्वविद्यालय की स्थापना, प्रांतीय स्तर पर लोक शिक्षा विभाग की स्थापना संबंधी प्रावधान प्रस्तावित थे। नीचे दो वेक्टर दिए गए हैं, एक अभिकथन और दूसरा कारण। अभिकथन कहता है कि भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं का प्रसार करने के लिए मुख्यतः क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया। कारण कहता है कि दिल्ली सुल्तानों और मुगल शासकों ने फारसी को अपनी कार्यालयी भाषा बनाया है। तो भक्ति संतों ने आम जनता के मध्य अपनी शिक्षाओं के प्रसार के लिए क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग किया और इसके अवधि, ब्रज, खड़ी बोली आदि का विकास हुआ। नानक, कबीर, सूरदास, तुलसीदास जैसे भक्ति कवियों और संतों ने क्षेत्रीय भाषा में अपने धार्मिक विचारों को लोकप्रिय बनाया। यद्यपि सल्तनत कालीन और मुगल कालीन राजभाषा फारसी थी, परंतु मध्यकालीन शासकों ने स्थानीय भाषाओं को प्रश्रय दिया। अतः कथन और कारण दोनों सही है, परंतु कारण आर और कथन एक ही व्याख्या नहीं है। औरंगजेब के काल के लेखकों तथा उनकी रचनाओं में कौन सा सुमेलित नहीं है? तो मोहम्मद साकी, खुलासत उत तवारीख, मिर्जा मोहम्मद काजिम, आलमगीरनामा, भीमसेन, नुस्खा-ए दिलकुशान, ईश्वर दास नागर, फुतुहात आलमगीरी से है। तो मोहम्मद शाकी की फारसी में लिखित पुस्तक का नाम महासिर आलमगीरी है। ठीक है, जबकि खुलासत उत तवारीख जो है औरंगजेब कालीन फारसी में रचित पुस्तक के लेखक सुजान राय भंडारी हैं। शिवाजी के प्रशासन में पंडित राव द्वारा संभाले जाने वाले मामले थे, तो ये थे दान और धर्म संबंधी मामले। तो शिवाजी के प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन अष्टप्रधान नामक 8 मंत्री करते थे और इसी के अंतर्गत पंडित राव नामक मंत्री विद्वानों और धार्मिक कार्यों के लिए दिए जाने वाले अनुदानों का दायित्व निभाता था। अष्टप्रधान के अंतर्गत आने वाले अन्य मंत्री और उनके दायित्व निम्नलिखित हैं। पेशवा प्रधानमंत्री होता था, अमात्य वित्त और राजस्व मंत्री होता था, वाकियानवीश दरबार के दैनिक कार्यों से संबद्ध थे, सुरुनवीश अथवा सचिव जो थे वो राजकीय पत्र व्यवहार का कार्य देखते थे, दबीर या सुमंत विदेशी मंत्री होते थे, सेनापति अथवा सरे नौबत सैन्य प्रबंध होते थे और न्यायाधीश न्यायकर्ता होते थे। मुगल उद्यानों को संसूचित करती हुई सूची 1 और सूची 2 में शासकों को संसूचित किया गया है जिनके शासन में उद्यान बनवाए गए थे। तो कौन सा सुमेलित नहीं है? तो आराम बाग जो कि आगरा में है, ये आपका बाबर ने बनवाया था। निशात बाग श्रीनगर में अकबर ने नहीं बनवाया है, बल्कि ये निशात बाग का जो निर्माण है 1633 में शाहजहां के ससुर
और नूरजहां के बड़े भाई आशफ खान ने करवाया था। शालीमार बाग लाहौर में शाहजहां ने बनवाया है और पिंजौर बाग पंचकुला में औरंगजेब ने बनवाया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन नहीं करना है, 15 भी हम नहीं करेंगे, 16 भी हम नहीं करेंगे, 17 भी हम नहीं करेंगे और 18 भी हम नहीं करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 19 भी नहीं करना है हमको, 20 भी नहीं करना है, 21 भी नहीं करना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 22 भी नहीं करेंगे, 23 भी नहीं करना है हमको, 24 देख लेते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान की साक्षरता दर क्या थी? तो भैया 66.11% थी। ठीक है, 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन 18 अगस्त से 20 अगस्त 2018 को आयोजित हुआ था। वैसे ये काम का क्वेश्चन नहीं है, ये मॉरिशस में हुआ था, इसको छोड़ देते हैं। 18 वाली कोई भी करंट की अपडेट हमारे लिए काम की नहीं है। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण हेतु मुख्यमंत्री के 7 सूत्री कार्यक्रम में निम्नलिखित में से क्या शामिल है? तो ये आपका शिशु मृत्यु दर में कमी और बाल विवाह की रोकथाम। 3 सितंबर 2018, ये भी छोड़ दो। भारत के प्रधानमंत्री ने हाल ही में घोषणा की कि भारत 2022 तक अंतरिक्ष में मानव युक्त मिशन भेजेगा। तो ये है भैया गगनयान। भारतीय रेलवे के 2018 स्वच्छता सर्वेक्षण के अनुसार, ये भी बेकार है, मारवाड़ है इसमें। नेक्स्ट 27 अगस्त 2018 स्पाइस जेट द्वारा भारत की सबसे बड़ी बायोजेट फ्यूजन, ये भी बेकार है। ये है वैसे आपका देहरादून और दिल्ली से। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। किस लेखिका को उसके उपन्यास दुखम सुखम के लिए 2017 का व्यास सम्मान दिया गया? ये भी बेकार है, हमारी ममता कालिया को। विश्व में पहले थर्मल बैटरी प्लांट का बाद में इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो ये अमरावती आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो विश्व में पहले थर्मल बैटरी प्लांट का भारत में उद्घाटन किया गया है अमरावती आंध्र प्रदेश में। ठीक है, ये विश्व के पहला थर्मल बैटरी प्लांट है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं। और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने अमरावती में किया था। ठीक है, और 52 ग्राम एसी में मोलों की संख्या क्या होती है? तो भैया ये होती है 13। जब एक निश्चित ब्रह्मांड का पिंड एक ऊंचाई से स्वतंत्र रूप से गिरता है तो उसकी स्थितिज ऊर्जा घटती है और गतिज ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। नीचे दी गई वस्तुओं में से किसकी गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है? तो ये द्रव्यमान 2m तथा चार्ल्स 3v। किसी आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर उपलब्ध कार्बनिक पदार्थों की औसत मात्रा जो कि उपभोक्ता के अगले स्तर तक पहुंचती है, ये आपका 10% है। तो लिंडमैन के, ये इंपॉर्टेंट है, लिंडमैन के 10% नियम के अनुसार आहार श्रृंखला में प्रत्येक स्तर पर कार्बनिक पदार्थ अर्थात ऊर्जा की औसत 10% मात्रा अगले स्तर पर पहुंचती है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 46। ठीक है, भारतीय संविधान में अंगीकृत वेस्टमिंस्टर मॉडल का संबंध किससे है? तो ये है संसदीय प्रणाली से। तो भारतीय संविधान में अंगीकृत ब्रिटिश वेस्टमिंस्टर प्रणाली का संबंध संसदीय प्रणाली से है और इसके अतिरिक्त एकल नागरिकता विधि का शासन, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख आदि प्रावधान ब्रिटिश व्यवस्था से प्रेरित है। वे 3 आधार जिन पर संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा की जा सकती है में शामिल नहीं है। तो ये है आंतरिक अशांति। तो संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन आपात उद्घोषणा युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के आधार पर की जाती है। उल्लेखनीय है कि संविधान के 44वें संशोधन के द्वारा आंतरिक अशांति के आधार पर आपात उद्घोषणा को निरसित कर इसमें सशस्त्र विद्रोह को जोड़ दिया गया है। संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। तो ये है लोकसभा के प्रति। संघ की मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है क्योंकि लोकसभा के सदस्य सीधे तौर पर जनता से चुने जाते हैं और अविश्वास प्रस्ताव भी लोकसभा में ही रखा जाता है। संविधान के अनुच्छेद 75(3) में स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। संसद में राजस्थान से कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो संसद में राजस्थान से 25 सदस्य चुने जाते हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किस वर्ष शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1993 में। 1993 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान में न्यायपालिका को स्वतंत्र रखने की बात की गई है, अतः 1993 के फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली बनाने का फैसला किया था। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन बनाम भारत संघ 1993 के बाद में 9 जजों की संवैधानिक पीठ के द्वारा दिया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है राजस्थान लोक सेवा आयोग प्राध्यापक परीक्षा 2018 का ये पेपर है। इसमें पार्ट 1 है व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। तो चलो इसको भी कर लेते हैं। अशोक स्तंभों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो वे धारियों से युक्त है और उनकी सतह चमकदार है, ऐसा कुछ नहीं है। और नहीं गलत। वे धारियों से युक्त है, ऐसा नहीं है। उनकी सतह चमकदार है, ये सही है। सभी स्तंभों पर अभिलेख मिलते हैं, ये भी गलत है। और स्तंभों की यष्टि लाट एकाश्मक है। ठीक है,
तो अशोक के काल का सर्वोच्च कलाकृति उसका स्तंभ है। स्तंभों की संख्या लगभग 20 है और ये चुनार के बलुआ पत्थर के बने हैं। स्तंभ की सतह चमकदार है और स्तंभों की युष्टि यानी कि लाट एकाश्मक है और इन लाट की ऊंचाई 40 से 50 फुट है। गुप्त काल का निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मध्य प्रदेश में अवस्थित नहीं है? तो गुप्त काल का आपका देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वो मध्य प्रदेश में नहीं है, ये आपका उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, देवगढ़ का दशावतार मंदिर। तो मध्य प्रदेश में आपका गुप्त काल में भूमरा का शिव मंदिर है, नचना कुठार का पार्वती मंदिर है, तिगवा का विष्णु मंदिर मध्य प्रदेश में स्थित है। देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है और ये मंदिर जो है वो पंचायतन शैली में निर्मित है। नेक्स्ट है विश्व प्रसिद्ध मीसान यानी कि माइसॉन मंदिर समूह दक्षिण पूर्व एशिया के किस प्राचीन राज्य की धरोहर है? तो ये है आपकी चंपा की। तो विश्व प्रसिद्ध मीसान या माइसन मंदिर समूह दक्षिण पूर्व एशिया के चंपा राज्य की धरोहर है और 14वीं शताब्दी तक मीसान की धाती चंपा के राजाओं के लिए धार्मिक समारोह का एक स्थल था। नेक्स्ट सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो कमीशन, डिस्पैच और गवर्नर जनरल को हम मिलाएंगे। तो रैले कमीशन जो है आपका डलहौजी से संबंधित है और हंटर कमीशन, सैडलर कमीशन, एक मिनट, डलहौजी से संबंधित रैले कमीशन नहीं है। जस्ट अ सेकंड। तो सैडलर कमीशन आपका चेम्सफोर्ड से संबंधित है। ठीक है, और हंटर कमीशन आपका रिपन से संबंधित है और रैले कमीशन आपका करजन से संबंधित है और वुड डिस्पैच आपका डलहौजी के समय पे है। ठीक है, देख लेते सही है कि गड़बड़ है। तो सैडलर कमीशन कलकत्ता विश्वविद्यालय से संबंधित है, चेम्सफोर्ड का। ठीक है, हंटर कमीशन प्राथमिक शिक्षा के प्रसार से है, रिपन के टाइम पर आया। रैले कमीशन भारतीय विश्वविद्यालय से संबंधित है जो कि कर्जन के समय पे आया और वुड डिस्पैच जो कि भारत की भावी शिक्षा व्यवस्था के लिए बृहद योजना थी, ये डलहौजी के समय पर आई। इनमें से किसने एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध किया था? तो ये किया था बाल गंगाधर तिलक ने। एज ऑफ कंसेंट बिल 1891 का विरोध बाल गंगाधर तिलक ने किया और उनके विरोध का आधार था कि कोई विदेशी हमारे समाज में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इसे सहमति अधिनियम 1891 भी कहते हैं। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान क्रांतिकारियों के द्वारा की गई हत्याओं का सही कालक्रम क्या है? तो ये है आपका WC रैंड की हत्या हुई, फिर सर कर्जन वाइली की हत्या करी गई, उसके बाद AMT जैक्सन की हत्या हुई, फिर जेफी सैंडर्स की हत्या हुई। ठीक है, तो WC रैंड की हत्या 12 जून 1897 को हुई थी। कर्जन वाइली की हत्या 1 जुलाई 1909 को हुई। जैक्सन की हत्या 21 दिसंबर 1901 को और सैंडर्स की हत्या 17 दिसंबर 1900। लेख नास्तिक क्यों हूँ लिखा गया था? लेख नास्तिक क्यों हूँ लिखा गया था भगत सिंह के द्वारा। मैं नास्तिक क्यों हूँ लेख भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है। भगत सिंह क्रांतिकारी आंदोलन के अगुआ थे और आगे चलकर वे समाजवादी हो गए। उन्हीं के नेतृत्व में असेंबली में बम फेंका गया और 23 मार्च 1931 को उन्हें फांसी दे दी गई। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है सुभाष चंद्र बोस के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो CR दास ने उन्हें नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया था। बिल्कुल। सुभाष ने कलकत्ता नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया है। बिल्कुल काम किया है। कालांतर में वे कलकत्ता नगर निगम के महापौर चुने गए, ये भी सही है। 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया, ये भी सही है। तो सुभाष चंद्र बोस को CR दास ने नेशनल कॉलेज का प्राचार्य नियुक्त किया। नगर निगम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में भी काम किया है उन्होंने कलकत्ता में और वो महापौर भी चुने गए। उसके बाद 1939 में उन्होंने कांग्रेस में फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया। निम्नलिखित में से किनके सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया था? तो ये है केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन के सुझाव पर दयानंद सरस्वती ने सार्वजनिक भाषणों में संस्कृत के स्थान पर हिंदी का प्रयोग करना आरंभ किया।
केशव चंद्र सेन एक प्रसिद्ध समाज सुधारक और ब्रह्म सामाजिक नेता थे। सेन ने ही भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई है? तो स्वराज पार्टी की स्थापना मार्च 1923 में हुई। असहयोग आंदोलन की समाप्ति और गांधी की गिरफ्तारी से उपजे असमंजस के वातावरण में CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1923 को इलाहाबाद में कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना करी, जिसे स्वराज पार्टी के नाम से जाना जाता है। किस समाचार पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया? तो वो थे प्रताप। तो प्रताप समाचार के पत्र के माध्यम से विजय सिंह पथिक ने बिजौलिया किसान आंदोलन को समूचे भारत में चर्चा का विषय बनाया और इस आंदोलन का नेतृत्व अलग अलग समय में 1897, 1916 प्रथम चरण, 1916, 1923 द्वितीय चरण, सीता रामदास, विजय सिंह पथिक और मणिकलाल द्वारा किया गया था। श्री वैष्णव संप्रदाय से निम्न में से कौन संबंधित है? तो श्री वैष्णव संप्रदाय से संबंधित है बताओ, वल्लभाचार्य, चैतन्य, रामानुज या मीरा? तो श्री वैष्णव संप्रदाय से रामानुज संबंधित है। रामानुज धर्मशास्त्री, दार्शनिक, समाज सुधारक और श्री वैष्णववाद परंपरा के सबसे महत्वपूर्ण प्रतिपादकों में से एक थे और रामानुज ने विशिष्टाद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। इनमें से कौन सम्राट अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे? तो वो थे ख्वाजा अब्दुल समद। ख्वाजा अब्दुल समद अकबर के दरबार में चित्रकारी के उस्ताद थे और 1572 में उन्होंने बादशाह अकबर की शाही कार्यशाला की अध्यक्षता की और उनके मार्गदर्शन में मुगल चित्रकला शैली काफ़ी विकसित हुई और समझ फारसी लघु चित्रों का चित्रकार था। अकबर ने किसको शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वो शांतिपूर्ण स्वाधीनता स्वीकार कर सके? तो ये है आपका टोडरमल। तो अकबर ने टोडरमल को शिष्टमंडल का अंतिम नेतृत्व करने के लिए प्रताप के पास भेजा ताकि वो शांतिपूर्वक अधीनता स्वीकार कर सके। राजा टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे और इसी के नेतृत्व में आगे आईने दशाला का विकास हुआ। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं करना है हमको, ठीक है, ये नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जनगणना 2011 कौन सा जनगणना सर्वेक्षण था? तो ये 15वां सर्वेक्षण था, ठीक है। देश की इस विशाल जनसंख्या की राष्ट्रीय जनगणना 2011 भारत की 15वीं, जो कि 1872 से शुरू हुई है, स्वतंत्र भारत की 7वीं और 21वीं सदी की दूसरी जनगणना है। हमारी जनगणना हमारा भविष्य जनगणना का शीर्षक था। यूनाइटेड किंगडम में 50 पाउंड के नोट पर किस भारतीय वैज्ञानिक की तस्वीर छापने की सिफारिश की गई है? जगदीश चंद्र बोस की। यूनाइटेड किंगडम ने 50 पाउंड के नोट पर भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बोस तस्वीर छापने की सिफारिश की। बोस एक महत्वपूर्ण जीव विज्ञानी और भौतिक विज्ञानी थे। उन्होंने 1917 में बोस इंस्टीट्यूट की स्थापना करी। 26 सितंबर 2018 को आधार योजना, ये बेकार है क्वेश्चन वैसे तो फिर भी पढ़ लेते हैं। 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ में किसने बहुमत के लिए सहमति दी? तो ये है न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़। भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के हालिया उत्खनन में उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर 2000 BC की समाधियां खोजी गई हैं? तो ये सनौली है। तो भारत के पुरातात्विक सर्वेक्षण के हालिया उत्खनन में उत्तर प्रदेश के सनौली स्थान पर 2000 BC की समाधियां खोजी गई। सनौली पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में स्थित है और ये स्थल अपने कांस्य युग के ठोस रथों के लिए प्रसिद्ध है। उत्तरी सेंटिनल द्वीप जहां स्थित है, तो उत्तरी सेंटिनल द्वीप आपका बंगाल की खाड़ी में है और उत्तरी सेंटिनल द्वीप पोर्ट ब्लेयर के पश्चिम में स्थित है। यहाँ पर रहने वाले लोग आधुनिकता से लगभग कटे हुए हैं। निम्नलिखित में से किस तत्व की परमाणुकता 1 होती है? तो आर्गन की होती है। आर्गन तत्व की परमाणुकता 1 होती है। आर्गन एक रासायनिक तत्व है और ये एक निष्क्रिय गैस है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के बाद ये पृथ्वी के वायुमंडल की तीसरी सबसे अधिक मात्रा की गैस है। संवेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ये होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। एक सामान्य बालिका शिशु अपने एक्स गुणसूत्र प्राप्त करती है, तो ये केवल अपने माता और पिता दोनों से। तो एक सामान्य बालिका शिशु अपनी एक एक्स गुणसूत्र अपनी माता से तथा एक एक्स गुणसूत्र अपने पिता से प्राप्त करती है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या 46 होती है और प्रत्येक संतान को प्रत्येक जोड़ी का एक गुणसूत्र अंडाणु के द्वारा माता से तथा दूसरा शुक्राणु के द्वारा पिता से प्राप्त होता है। कोलीफॉर्म जीवाणु कौन से मानव अंग में पाए जाते हैं? तो कोलीफॉर्म जीवाणु जो है वो आंत में पाए जाते हैं। कोलीफॉर्म जीवाणु सामान्यतः मानव व पशुओं की आंत में पाए जाते हैं। ये जीवाणु रॉड के आकार के होते हैं। मानव शरीर रचना में आंत आहार नली का हिस्सा होता है जो पेट से गुदा तक फैली होती है। आंत 2 भागों छोटी आंत और बड़ी आंत में विभाजित होती है। कोलीफॉर्म जीवाणुओं का एक समूह होता है जो मिट्टी, खराब सब्जी, पशुओं के मल और गंदे सतह से जल में प्रवेश करता है। भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के किस संयोग को चरितार्थ नहीं करता है? तो ये कौन नहीं करता है? ये आपका भारत के राष्ट्रपति का पद शासकीय प्रणालियों के अध्यक्षात्मक और गणतंत्रीय को चरितार्थ नहीं करता। भारत में संसाधनात्मक और
गणतंत्री प्रणाली है जिसके तहत भारत में एक तरफ संसद सर्वोच्च है और दूसरी तरफ भारत के राष्ट्रपति निर्वाचित होकर आते हैं। राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था, तो राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन था काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्यसभा का पूर्ववर्ती सदन काउंसिल ऑफ स्टेट था। भारतीय स्वतंत्रता के बाद 14 अगस्त 1947 को राज्य परिषद को भंग कर दिया गया और उसकी जगह भारत की संविधान सभा ने लिया। आगे चलकर 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ और राज्यसभा अस्तित्व में आई। भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक कौन है? तो ये है आपका मंत्रिमंडल सचिव। भारत का सर्वोच्च दर्जे का सिविल सेवक मंत्रिमंडल सचिव होता है। मंत्रिमंडल सचिव सिविल सेवा बोर्ड, कैबिनेट सचिवालय, भारतीय प्रशासनिक सेवा और सरकार के व्यापार के नियमों के तहत सभी सिविल सेवाओं का पदेन प्रमुख होता है। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्चतम न्यायालय के कितने वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है? तो ये लेना होता है 4। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति हेतु संस्तुति करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के 4 वरिष्ठतम न्यायाधीशों से परामर्श लेना होता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है, बिल्कुल रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है, बिल्कुल है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं है। राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है, बिल्कुल है। ठीक है, तो ये चारों ही आपके नहीं, सॉरी तीसरा आपका सही नहीं है, मैंने गलत लगा दिया। तो आंसर है अरावली मरुस्थल में पूर्वी विस्तार को रोकता है। अरावली क्षेत्र खनिजों की दृष्टि से संपन्न क्षेत्र है और राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित होता है। नेक्स्ट, विद्यालय मानचित्रण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये विभिन्न तकनीकों और प्रक्रियाओं का एक समूह है और इसका प्रयोग स्थानीय स्तर पर आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं की पहचान के लिए किया जाता है। इसका अर्थ सिर्फ एक बड़े मानचित्र पर वर्तमान विद्यालय का स्थान निरूपित करना, ये गलत है और इसका लक्ष्य आगामी शैक्षिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उठाए जाने वाले कदम की योजना बनाना है। शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क होता है जब उसके लिए क्या दंड दिए जाने का प्रावधान है? तो ये है लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अनुसार यदि कोई विद्यालय कैपिटेशन शुल्क लेता है तब उसके लिए गए प्रति व्यक्ति शुल्क के 10 गुना तक अर्थदंड का प्रावधान है। संविधान के 84वें संशोधन के तहत अब शिक्षा को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका भाग 14 प्रति व्यक्ति शुल्क संग्रहण का निषेध करता है। ठीक है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 1 अप्रैल 2010 से लागू हुआ और इसका भाग 17 बच्चों की दंड से रक्षा करता है। इसका भाग 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति का प्रावधान है और इसका भाग 28 शिक्षकों के निजी ट्यूशन को निषिद्ध करता है। केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समाहित कर दिया गया, तो ये समग्र शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया गया। तो केंद्रीय बजट 2018-19 में सर्व शिक्षा अभियान को समग्र शिक्षा अभियान में समाहित कर दिया गया। सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2001 में शुरू हुआ था जब इसे जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम DPEP के रूप में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करना था। नेक्स्ट है, स्थानीय स्तर पर विद्यालय मानचित्र तैयार करने के लिए विभिन्न कार्यों का सही क्रम कौन सा है? तो निदान, प्रक्षेपण, प्रस्ताव। ठीक है, निम्नांकित में से कौन सा हेनरी फ्योल के द्वारा दिए गए प्रबंधन के कार्य में समाहित नहीं है? तो बजट निर्माण। हेनरी फ्योल द्वारा किए गए प्रबंध के कार्य में योजना निर्माण, संगठन, समादेश समाहित है जबकि बजट निर्माण को इसमें समाहित नहीं किया गया। हेनरी फ्योल के अनुसार प्रबंधन करना, पूर्वानुमान लगाना, योजना बनाना व नियंत्रित करना। बाद में DISC का प्रथम प्रारूप निम्नांकित में से किस वर्ष जारी किया गया है? तो 1995 में जारी किया गया। एक EMSI के विकास का प्रथम चरण क्या है? लक्ष्य और उद्देश्यों को परिभाषित करना। भारत की प्रथम डाइस परियोजना को किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई थी? यूनिसेफ के द्वारा। तो भारत की प्रथम डाइस परियोजना को अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूनिसेफ के द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की गई। यूनिसेफ संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है जो दुनिया भर में बच्चों को मानवीय विकासात्मक सहायता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, अब हम पहुंच चुके हैं राजस्थान लोक सेवा आयोग प्राध्यापक परीक्षा 2015 के पेपर पे। तो ये वाले क्वेश्चंस नहीं करने हैं हमें, मैथ्स वाले, तो रोक देते हैं और देख लेते हैं। ये भी नहीं करने हैं, हाँ यहाँ से करना है हमें, यहाँ से। तो केंद्र सरकार के स्मार्ट सिटी प्लान के पहले दौर में चयनित पहला शहर कौन सा था? तो ये है भुवनेश्वर। ठीक है, तो सरकार के बहुप्रतीक्षित स्मार्ट सिटी प्लान के तहत 20 शहरों के नाम की घोषणा की गई थी और 5 राज्यों की राजधानी को स्मार्ट सिटी से जगह मिली। जिन 20 शहरों के नाम पहले चरण में घोषित किए उनमें से पहला शहर भुवनेश्वर है। ठीक है, नेक्स्ट है,
सार्क का सचिवालय कहाँ है? तो सार्क का सचिवालय काठमांडू में। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क की स्थापना 8 दिसंबर को ढाका में सार्क चार्टर पर हस्ताक्षर के साथ की गई थी। सार्क में 8 सदस्य देश शामिल है। सार्क का सचिवालय काठमांडू नेपाल में स्थित है और इसकी स्थापना 16 जनवरी 1987 में की गई थी। इस सचिवालय की भूमिका संगठन की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु समन्वय और निगरानी के रूप में कार्य करने की है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो रिब्यूटिंग इंडिया नहीं लिखी गई है। टर्निंग पॉइंट्स एपीजे अब्दुल कलाम की है। विंग्स ऑफ फायर एपीजे अब्दुल कलाम की है। और इंडिया 2020 भी एपीजे अब्दुल कलाम की है। पुस्तक रिब्यूटिंग इंडिया विराल शाह और नंदन नीलकेड़ी के द्वारा लिखी गई है, जबकि अन्य पुस्तकें एपीजे अब्दुल कलाम की है। ठीक है, तो टर्निंग पॉइंट्स ये डॉक्टर कलाम की सर्वश्रेष्ठ किताबों में से एक है, जिसमें उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल 2002 से 2007 की चुनौतियों और अनुभवों के बारे में लिखा। इंडिया 2020 ये एक विचारोत्तेजक किताब है, जिसमें डॉक्टर कलाम की 2020 तक भारत की दुनिया का चौथा विकसित देश बनने की स्थिति की कल्पना है। विंग्स ऑफ फायर भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की आत्मकथा है और इसके सह-लेखक अरुण तिवारी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस मिश्र धातु का उपयोग विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है सीसा व टिन। तो 2 या 2 से अधिक धात्विक तत्व के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। विद्युत तारों की परस्पर वेल्डिंग के लिए सीसा और टिन को मिश्रित रूप से उपयोग किया जाता है। साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद क्या है? तो ये है ग्लिसरॉल। तो साबुन के उत्पादन में सह उत्पाद ग्लिसरॉल है, उसका व्यवहारिक नाम ग्लिसरीन है। ग्लिसरॉल का उपयोग पारदर्शक साबुन, जूतों की पॉलिश, छापे की स्याही, श्रृंगार की सामग्रियां बनाने आदि के रूप में होता है। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2015 किसे दिया गया था? तो एंग्स डीटोन को दिया गया था। जीन अभियांत्रिकी संबंधित है। तो जीन अभियांत्रिकी आपका न्यूक्लिक अम्लों के परिवर्तन से संबंधित है। जीन अभियांत्रिकी न्यूक्लिक अम्लों के परिवर्तन से संबंधित नाभिकीय अम्ल बहुलक होता है, जो एकलिक न्यूक्लियोटाइड्स की श्रृंखलाओं से बनता है। जैव रासायनिक के परिप्रेक्ष्य में ये अणु आनुवांशिक सूचना पहुंचाने का काम करते हैं और सामान्यतः प्रयोग होने वाले नाभिकीय अम्ल है डीएनए और आरएनए। एक मोर सांप खाता है जो पादपों पर पनप रहे कीटों का भक्षण करता है। तो मोर जो है वो खाद्य स्तूप का शीर्ष है। तो किसी पारितंत्र में उत्पादक से उच्च उपभोक्ता के खाद्य पदार्थों या खाद्य ऊर्जा के स्थानांतरण के क्रमबद्ध प्रवाह के पथ को खाद्य श्रृंखला कहते हैं। एक खाद्य श्रृंखला हरे पादप अथवा उत्पादकों से आरंभ होकर छोटे छोटे शाकाहारी जीवों से मांसाहारी बड़े जीवों पर आधारित होती है। एक घास वन पारितंत्र की खाद्य श्रृंखला निम्नलिखित प्रकार से है। पहले घास, फिर टिड्डा। घास को टिड्डा खाते हैं, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है और सांप को मोर खाता है। तो इसलिए मोर एक खाद्य स्तूप का शीर्षक है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है। तो प्रकाश का वेग जो है वो निर्वात में अधिकतम होता है। प्रकाश का वेग अधिकतम निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश का वेग लगभग 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड होता है। निर्वात से तात्पर्य ऐसे स्थान से है जहाँ कोई पदार्थ किसी पदार्थ का कण का माध्यम कुछ नहीं होता है, इसलिए वहाँ कोई परिवर्तन, अपरिवर्तन, विवर्तन इत्यादि नहीं होता है। डीडीटी के व्यावसायिक उत्पादन में कच्चे माल उपयोग किए जाते हैं। वे हैं आपको क्लोरोबेंजीन और क्लोरल। तो डीडीटी के व्यावसायिक उत्पादन में कच्चे माल के रूप में क्लोरोबेंजीन और क्लोरल उपयोग किए जाते हैं। बीटी पादप में बीटी का मतलब है, तो बीटी पादप में बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्यूरिजिएंसी। तो बीटी पादप में बीटी का मतलब बैसिलस थ्यूरिजिएंस नामक जीवाणु से है। इस जीवाणु में ऐसा जीन्स पाया जाता है जो इस प्रकार का विष उत्पादित करता है, जिसके कारण कीट पतंग मारे जाते हैं। वैज्ञानिकों के द्वारा ऐसे संकर पौधों का निर्माण किया जा रहा है जिसमें बीटी जीन के स्थापित कर दिया जाता है और इसके परिणाम स्वरूप पौधों को कोई हानि नहीं हो पाती है और पैदावार भी ज्यादा मात्रा में होता है। उदाहरण के तौर पर बीटी कपास। प्रेरणास्पद शब्द का संधि विच्छेद, हिंदी भी कर ले क्या? प्रेरणा प्लस आशब्द। मोक्ष की इच्छा रखने वाला कौन होता है भैया? तो मुमुक्षु होता है। निश्चिंतता मूल शब्द से जुड़े उपसर्ग को बताइए। तो यह है निधन चिंतन था। उज्ज्वल का संधि सही संधि विच्छेद है उद्धन ज्वल। निम्नलिखित में से किस वायसराय के कार्यकाल में आईएनए मुकदमा चलाया गया था? तो ये चलाया गया था वेवल के कार्यकाल में। तो वायसराय वेवल के कार्यकाल में नवंबर 1945 में आईएनए मुकदमा चलाया गया था, जो लाल किले के मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध है। ये मुकदमा आजाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिकों और अधिकारियों पर चलाया गया। इस मुकदमे के मुख्य अभियुक्त 3 अधिकारी थे। मेजर शहनवाज खां, कर्नल प्रेम सहगल और कर्नल दयाल सिंह ढिल्लों थे, जिन पर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था और इनको बचाने के लिए कांग्रेस ने आजाद हिंद फौज बचाव समिति का गठन किया था। नेक्स्ट है कांग्रेस की किस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने करी है? तो कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता करी है, जो कि 1938 में हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए.ओ. ह्यूम के द्वारा 1885 में की गई। सुभाष चंद्र बोस ने लगातार 2 अधिवेशनों की अध्यक्षता की है।
51वें अधिवेशन हरिपुरा गुजरात 1938 में और 52वां अधिवेशन त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश 1939 में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत छोड़ो आंदोलन के विषय में असत्य है? तो ये क्विट इंडिया मिशन की सफलता के बाद शुरू किया गया था, बिल्कुल बात सही है। अनेक जिलों में स्वतंत्र सरकारों की घोषणा की गई है, ये भी सही थी। और जेल में रहते हुए गांधी जी ने इस आंदोलन का नेतृत्व किया, तो बिल्कुल भी नहीं, जेल में रहते हुए गांधी जी इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं कर पा रहे थे। कांग्रेस के समाजवादी दल के सदस्यों ने भूमिगत प्रतिरोध जारी रखा था, ये भी सही है। तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 14 जुलाई 1942 को वार्धा में पारित हुआ था और ये क्विट इंडिया मिशन की असफलता के बाद शुरू किया गया। इसी आंदोलन के समय गांधी जी ने करो मरो का नारा दिया। ये गांधी जी का एकमात्र ऐसा आंदोलन था जिसका गांधी जी ने आह्वान किया, पर इसका नेतृत्व इन्होंने नहीं किया। बलिया, सतारा, तामलुक आदि जगहों पर स्वतंत्र समानांतर सरकारों की स्थापना हुई थी। बारदौली सत्याग्रह किए जाने का कारण, तो बारदौली सत्याग्रह किए जाने का कारण था बढ़ी हुई लगान दरों का विरोध। बारदौली सत्याग्रह जून 1928 में गुजरात में हुआ और ये एक प्रमुख कृषक आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था और उस समय प्रांतीय सरकार ने किसानों के लगान में 22% तक की वृद्धि कर दी थी। इन बढ़ी हुई लगान दरों का जमकर विरोध हुआ और इसी आंदोलन की सफलता के बाद बारदौली की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि प्रदान की थी। असहयोग आंदोलन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो चौरी चौरा की हिंसक घटनाओं के बाद यह आंदोलन रोक दिया गया था। तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 4 सितंबर 1920 को पारित हुआ। गांधी जी के नेतृत्व में चलाया जाने वाला ये प्रथम जन आंदोलन था और 12 फरवरी 1922 में चौरी चौरा की घटना के बाद असहयोग आंदोलन समाप्त हो गया था। कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो पीपा सगुण भक्ति सुमेलित नहीं है, रैदास निर्गुण भक्ति से है, नानक निर्गुण भक्ति से है, सूरदास सगुण भक्ति से है। तो परम सत्ता जहाँ प्रकृति के बंधन से मुक्त है उसे निर्गुण और जहाँ बंधन युक्त है उसे सगुण कहते हैं। सगुण भक्ति की 2 शाखाएं हैं, रामाश्रयी और कृष्णाश्रयी शाखा, और निर्गुण भक्ति की भी 2 शाखाएं हैं, ज्ञानाश्रयी, प्रेमाश्रयी। संत पीपा पहले मूर्ति पूजा करते थे परंतु बाद में निर्गुण ब्रह्म के उपासक हो गए हैं। नेक्स्ट, कौन सा कथन मुगल कालीन शिक्षा के विषय में असत्य है? तो स्त्री शिक्षा हेतु अलग विद्यालय स्थापित थे, ये बिल्कुल असत्य है। स्त्री शिक्षा को पूर्णतः नजरअंदाज नहीं किया जाता था, ये बात ठीक है। मुस्लिम बालिकाएं आरंभिक वर्षों में कुरान की शिक्षा लड़कों के साथ प्राप्त करती थी, ये भी सही है। और धनांग वर्ग अपनी बच्चियों की शिक्षा हेतु शिक्षक नियुक्त करते थे। तो मुगल काल में मकतब यानी कि प्राइमरी शिक्षा और मदरसों की व्यवस्था होती थी, यहाँ शिक्षा दी जाती थी। मुगल काल में मुस्लिम बालिकाएं प्रारंभिक वर्षों में कुरान की शिक्षा लड़कों के साथ प्राप्त करती थी और धनी वर्ग अपनी बच्चियों को शिक्षा हेतु अलग से शिक्षक नियुक्त करते थे। मुगल कालीन शिक्षा में स्त्री शिक्षा हेतु अलग विद्यालयों की स्थापना नहीं थी। दारा साहब फाल्के पुरस्कार, तो ये पुराना है, मनोज कुमार जी को दिया गया था। सांसद आदर्श ग्राम योजना की विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता ये है कि जन भागीदारी पर संकेंद्रण और इसका उद्देश्य गांव का समग्र विकास है। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह पुस्तक के लेखक कौन है? तो संजय बारू है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर द मेकिंग एंड अनमेकिंग ऑफ मनमोहन सिंह भारतीय नीति विश्लेषक संजय बारू का एक संस्मरण है। वे 2004 से अगस्त 2008 तक तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के मीडिया सलाहकार थे। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति से संबंधित प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्यों को निर्दिष्ट करता है? तो ये है अनुच्छेद 78। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 78 के अंतर्गत प्रधानमंत्री का ये कर्तव्य होगा कि वो देश के प्रशासनिक और विधायी मामलों और मंत्रिपरिषद के निर्णयों के संबंध में राष्ट्रपति को सूचना दे यदि राष्ट्रपति इस प्रकार की सूचना प्राप्त करना आवश्यक समझे। नीति आयोग जो है वो एक आपका कार्यकारी आदेश के द्वारा गठित है। तो नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार के द्वारा गठित एक नया संस्था है जिसे 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पे बनाया गया था। संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता क्या नहीं है? तो संसदीय शासन प्रणाली जो है वो मंत्रिमंडल सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी होता है, ये नहीं है। तो संसदीय शासन प्रणाली की विशेषता है संसद की सर्वोच्चता, दोहरी कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका एक बहुल निकाय होता है। तो भारतीय संसदीय शासन प्रणाली के अंतर्गत सभी शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं, अतः भारतीय संसद शासन प्रणाली एकल निकाय होती है। यद्यपि यह एकल होते हुए भी बहुल निकाय की भांति काम करती है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। प्रशासनिक तटस्थता का अभिप्राय क्या है? तो प्रशासनिक तटस्थता का अभिप्राय है प्रशासकों के द्वारा किसी भी राजनीतिक दल के साथ संबंध नहीं रखना
प्रशासकों के द्वारा राजनीतिक मामलों पर सार्वजनिक रूप से अपने विचार व्यक्त नहीं करना और सभी प्रकार के सामाजिक आर्थिक मामलों पर वस्तुनिष्ठ निर्णय लेना। एक राज्य में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि हो सकती है तो 3 साल हो सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है और किसी भी राज्य में एक बार अधिकतम 6 महीने के लिए ही राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। वहीं किसी भी राज्य में अधिकतम 3 साल के लिए ही राष्ट्रपति शासन लगाने की व्यवस्था है और इसके लिए भी हर 6 महीने में दोनों सदनों से अनुमोदन जरूरी है। निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान का उद्देश्य नहीं है? तो 2020 तक माध्यमिक स्तर की शिक्षा में अवधारणा। 2020 तक सभी विद्यार्थियों का विद्यालय में सार्वभौमिक अवधारणा करना है, न कि प्राथमिक स्तर शिक्षा में अवधारण। निम्न में से किसे विद्यालय आयोजन में सम्मिलित किया जाता है? तो स्थानिक और जननांकीय आयाम को। कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है? अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना। 1 अप्रैल 2008 से कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों की स्थापना के लिए योग्य पात्र शैक्षिक खंड है। तो ये है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों की योजना 2004 से शुरू की गई और इन विद्यालयों की स्थापना शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लॉक जहां ग्रामीण महिला साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम हो और लैंगिक अंतर्राष्ट्रीय औसत 21.59% जनगणना से कम हो वहां की गई थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह वर्णित है तो 45 शिक्षण एवं तैयारी के घंटे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मान व मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर कक्षा 1 से 5 तक के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी तो ये होगी 6। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी संस्था है तो ये है SIRT। SIQE का पूरा नाम क्या है? तो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन है। IASC-CTE और सभी जिलों की डाइट्स को शैक्षिक मार्गदर्शन और संबलन प्रदान करने हेतु राज्य को नोडल एजेंसी क्या है? तो SIERT है। शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है अमावस्या को, तो प्रत्येक विद्यालय में एक शाला प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है और इसकी मासिक बैठक अमावस्या को होती है। NCF 2005 के मार्गदर्शक सिद्धांतों में कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? तो पाठचर्या की रूपरेखा 2005 विद्यालय शिक्षा का राष्ट्रीय दस्तावेज है और ये राजस्थान से रिलेटेड को छोड़ देते हैं। तो शिक्षा साक्षरता विभाग के तहत साक्षर भारत कार्यक्रम में कौन से आयाम शामिल किए गए थे? तो ये भी छोड़ लो। भारत स्काउट एंड गाइड संस्था की गत 23वीं वर्ल्ड जम्बूरी अगस्त 2015 में किस में आयोजित हुई थी? तो ये जापान में। विराट सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में मान्यता प्राप्त है उत्कृष्ट केंद्र के रूप में सम्मिलित हुए तो ये स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल। स्वामी दयानंद सरस्वती के सुप्रसिद्ध ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का प्रकाशन कहाँ हुआ था? अजमेर में। तो सत्यार्थ प्रकाश आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ है और इसकी रचना महर्षि दयानंद सरस्वती ने 1875 में हिंदी में की थी और ग्रंथ की रचना का कार्य स्वामी जी ने उदयपुर में किया। इसका प्रथम संस्करण का प्रकाशन अजमेर में हुआ। उन्होंने 1882 में इसका दूसरा संशोधित संस्करण निकाला। सत्यार्थ प्रकाश का अर्थ होता है सत्य पर प्रकाश डालने वाला। 1875 में स्वामी जी ने बम्बई के मणिक चंद्र की वाटिका में आर्य समाज की स्थापना करी। 1950 से 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेत्ता का प्रमुख योगदान रहा वो है अमलानंद घोष। कालीबंगा भारत के उत्तर पश्चिम में स्थित राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले का एक प्रादेशिक स्थल है। घग्गर नदी के तट पर स्थित इस प्राचीन स्थल की खुदाई 1960 से 69 के बीच में पुरातत्वविद BK थापड़ और BB लाल द्वारा कराई गई, जबकि स्थल की खोज 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। विजय सिंह पथिक का मूल नाम क्या था? विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह। विजय सिंह पथिक उर्फ भूप सिंह गुज्जर भारत के एक प्रमुख स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्हें राष्ट्रीय पथिक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने वीर भारत सभा का गठन किया। वह राजस्थान केसरी के संपादक और राजस्थान सेवा संघ के संस्थापक थे। कुंभलगढ़ किले का प्रमुख वास्तुकार कौन था? तो ये थे मंडन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो इसी के साथ ही आपका वो वाला आपके तीनों टेस्ट पेपर हो जाते हैं खत्म। प्रीवियस जो भी हम सॉल्व पेपर कर रहे थे अब हम कल करेंगे ये वाला राजस्थान लोक सेवा आयोग प्राध्यापक परीक्षा 2013 का पेपर। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और स्टडी विद अनु के साथ कनेक्टेड रहें। मिलते हैं कल। बाय बाय। पढ़ते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए।